जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपके लिए सब्जेक्ट है, तो ये रोज क्लास आपकी रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों। अब इस क्लास से आपको रोज रात्रि 9 बजे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। इस सेशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये वाला जो ऐप है दोस्तों, आप सभी साथी डाउनलोड कर लें, है ना। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है 21 जून से नया बैच चालू होने वाला है। 21 जून से नया बैच चालू होगा टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। मात्र 1500 रुपए में दोस्तों ये बैच है ना। इसकी 1 साल वैलिडिटी है, जिसमें आपके लिए रोज 2 लाइव क्लास हैं, एक प्रैक्टिस सेट, रिकॉर्डेड कोर्स भी है, की वीडियो भी है। आपको क्या करना है, संपर्क करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। हमारे सभी साथी दोस्तों जुड़ जाएं और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स आपके लिए 2 पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। हिंदी का गद्य साहित्य और पूरा पद्य साहित्य, ठीक है। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसमें दोस्तों क्रमबद्ध आपके टॉपिक भी हैं, क्रमबद्ध रचनाएं भी हैं, है ना। और दोस्तों इसमें ट्रिक भी दोस्तों समाहित की गई हैं, है ना। सो जिनको मंगवाना है, ये आपका नंबर दिया, इस नंबर पर संपर्क करें और दोस्तों आप ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को। सभी साथी तैयार हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फटाक से लाइक कर देना दोस्तों। यहां पर आपके लिए फर्स्ट प्रश्न आ चुका है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। जल्दी से बताइए। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौरवी का अन्य नाम क्या है, कौरवी का अन्य नाम क्या है। पिछली बार क्वेश्चन आ गया था टीजीटी में, लेकिन दोस्तों आपको पता होनी चाहिए इस बार खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी, है ना। और कौरवी भाषा का जो उदय हुआ है वो किससे हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया गया। अब आपको क्वेश्चन बताना है और एक बार लाइक जरूर करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो उत्तर यहां पर क्या जा रहा है, उत्तर जा रहा है कि सर कौरवी भाषा का जो उदय है वो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी यानी कि आपका राइट आंसर चला जाएगा। पश्चिमी हिंदी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी आपका राइट आंसर है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी राइट, बहुत बढ़िया आंसर। अवधि के उदय का स्रोत क्या है, अगला ही क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने वीडियो को डाउनलोड नहीं किया है, सभी लोग बताएं और डाउनलोड कर लें जल्दी से, फटाक से जल्दी से चयन करें, फटाफट से जल्दी जल्दी बताएं। और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उत्तर बताना भी है। अवधि के उदय का स्रोत क्या है, अवधि के उदय का स्रोत क्या है। अर्धमागधी है क्या, मागधी है, सौरसेनी है या फिर खस है। अवधि के उदय का स्रोत क्या है, शांति वर्मा जी बताइए, गुरप्रीत जी अवधि के उदय का स्रोत बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अवधि आपको पता है ये पूर्वी हिंदी की दोस्तों एक बोली मानी जाती है अवधि, है ना। और अवधि अपन ने देखा कि भक्ति काल में साहित्यिक भाषा थी। रामचरितमानस, पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखे गए अवधि भाषा में। और आपको पता है कि अर्धमागधी से दोस्तों काय का उदय हुआ, पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं अब छत्तीसगढ़ी, यानी कि ए बी और सी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, ठीक है। तो ये अवधि का उदय का स्रोत है अर्धमागधी, यानी ए नंबर चला गया। बहुत बढ़िया, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है। मनु जी, कमला ठाकुर जी, सभी लोग बताएंगे एक साथ और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक है, संवेगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक है या फिर अश्लिष्ट योगात्मक है। अनुज कुमार जी, मलकित जी, बद्दी से चयन करना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से। तो सभी लोगों का आंसर हो जाएगा कि उत्तर है कि सर जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में किस प्रकार की भाषा है, तो ये वियोगात्मक भाषा है।
यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मानकीकरण का बताइए। मैक्स मूलर ने, गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन या फिर एथरिंगटन ने? मानकीकरण का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? मानकीकरण का। 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया संगीता जी। राइट आंसर किसने किया है? बीनू सरोज जी। मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? रितेश मौर्य जी, अच्छा क्वेश्चन है। अजय कुमार जी, ममता रानी जी, मानकीकरण का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है 4 नंबर के क्वेश्चन में? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर एथरिंगटन लगा दो। ये आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मानकीकरण का सबसे पहले जो उल्लेख किया है वो किया है एथरिंगटन ने, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर। डी नंबर जिन्होंने सही किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है संगीता जी, एथरिंगटन ने किया मानकीकरण का सबसे पहले उल्लेख। उत्तर कौशल की बोली क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बताएं। सिद्धार्थ जी चयन करिए, विजय गुप्ता जी। उत्तर कौशल की बोली है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या फिर बनाफरी? उत्तर कौशल की बोली बताना है कुबेर माझी जी, बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर कौशल की बोली बताना है। और मुकनद जी चयन करिए, उत्तर कौशल की बोली। सही आंसर लगाया, बोले सर उत्तर कौशल की बोली है क्या? अवधी। और अवधी का एक अन्य नाम क्या है बताओ? इसे कोसली भी कहा जाता है, यानी कि आपका जो बी नंबर है आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी की आदि जननी तो आपको बताइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। पायल रानी जी जल्दी से बताओ। और जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया दोस्तों, तो आप एडमिशन ले सकते हो। आपका दोस्तों नया बैच चालू होने वाला है, नया बैच चालू होने वाला है 21 जून से। 21 जून से हिंदी साहित्य शुरुआत से नया बैच टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी की आदि जननी बताना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? बताओ हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता? कल्पना जी, तो सभी को पता है कि सर संस्कृत को कहा जाता। सही आंसर है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। इसके संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में दोस्तों, 1800 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? 7 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। मैक्स मूलर हैं, लॉर्ड बेलेजली हैं, जॉन गिलक्राइस्ट हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं? बताइए अनुका जी। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, नोट्स आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर लॉर्ड बेलेजली। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? संस्थापक थे। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर सही है। हिंदी उर्दू विभाग अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल और सदा सुखलाल को क्या किया था दोस्तों? नियुक्त किया था। ठीक है, फिलहाल आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम शासन में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक की जो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा कौन सी थी? बताओ, अरबी, फारसी, हिंदी या फिर तुर्की थी? यहां पर मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक पूछा है, अब बताना है आपको उत्तर। 8 नंबर का क्वेश्चन, अरबी अकेला अकबर नहीं पूछा, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर पूछा है। डॉक्टर किशोरी लाल जी बताइए कौन सी थी? बताओ, चयन करना है। और कुछ लोग फारसी बता रहे हैं, जबकि आपका उत्तर है, आपको पता है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक की जो दोस्तों भाषा थी, ठीक है, वो भाषा राजभाषा जो थी, वो राजभाषा थी दोस्तों कौन सी? हिंदी। देखो बहुत सारे लोगों ने बी लगा दिया, जबकि आपको पता है कि अकबर के दोस्तों कौन थे मंत्री थे? कौन? टोडरमल। टोडरमल का नाम सुना होगा। टोडरमल ने हिंदी के स्थान पर फिर जाकर के दोस्तों फारसी को राजभाषा बनाया। ठीक है, यहां क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजभाषा कौन सी थी? तब आपका उत्तर है हिंदी। और दोस्तों अकबर के शासनकाल में जाकर इनके मंत्री टोडरमल के द्वारा राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया किसको? फारसी को। फिर जाके फारसी बनी थी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपका सी नंबर है, हिंदी आपका सही है।
भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। मंजू यादव, कुबेर मांझी जी, पूजा वर्मा जी, भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है 9 नंबर के क्वेश्चन में? बताइए। कल्पना जी, रेखा त्रिपाठी जी, 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दो फटाफट से। जिनको भी एडमिशन लेना है सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर आपका उत्तर है, भारतेंदु का राष्ट्रीय भक्ति परक नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है, दुर्लभ बंधु है, विशस्य विषमोषधम है, या फिर विद्या सुंदर? 9 नंबर का क्वेश्चन है। और राष्ट्रभक्ति परक, ये तो लगभग सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रभक्ति में विष मत घोलो, राष्ट्रभक्ति में विष मत घोलो, विष मत घोलो। राष्ट्रभक्ति परक, भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति परक जो दोस्तों नाटक है वो विशस्य विषमोषधम है। ये आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? 4 विकल्पें देखते हैं कौन कौन सही लगा पाता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, फटाफट से लाइक करना है, शेयर भी करते रहना। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। रचना तिथि के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता, ये क्वेश्चन कौन कौन सही लगा पाता है? और दोस्तों लाइक जरूर कर देना। रात्रि 9 बजे इस क्लास से आपको रोज जुड़ना है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, आप लोग नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। आप अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं, नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो बता रहे परीक्षा गुरु, अधिकांश लोगों ने परीक्षा गुरु बता दिया, लेकिन परीक्षा गुरु का रचना काल क्या है? 1882। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का ये दोस्तों क्या है? उपन्यास है। इसका रचना काल क्या है? भाग्यवती का भी बता दो जरा, रचना काल क्या है? और यहां पर रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा और आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगा दिया कि सर परीक्षा गुरु, लेकिन भाग्यवती ये 1877 का उपन्यास है। आपका उत्तर सही है, भाग्यवती आपका डी नंबर है, वो बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, और आप लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है, आपका उत्तर भाग्यवती सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना, ये 1882 का है। भाग्यवती 1877 का है। और 1877 यानी कि रचना तिथि के हिसाब से आपसे पूछा गया था। महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र दोस्तों किसमें संग्रहित किए हैं? बताओ। अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, या फिर मेरा परिवार? 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना फटाफट से। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें दोस्तों संकलित किए हैं? बताएं फटाफट से, एक बार लाइक भी कर दें। 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर के प्रश्न में आपको चयन करना है और आपका उत्तर चला जाता है कि सर पथ के साथी यानी आपका जो बी नंबर है पथ के साथी, वो आंसर बिल्कुल सही है। पथ के साथी राइट आंसर है, बी नंबर। ठीक है, दलित साहित्य वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? दलित साहित्य वेदना और विद्रोह एक किसकी रचना? 12 नंबर में बताइए। आनंद जी, सभी लोग बताएंगे। रोहित पटेल, दीपिका शुक्ला जी, अशोक जी, कुबेर जी। दलित साहित्य वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? रौनक जी बताएं। कालीचरण स्नेही की, शिवराज सिंह बेचैन, फटाफट से बताएं। शरण कुमार लिम्बाले, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे, चयन करना। दलित साहित्य वेदना और विद्रोह किसकी रचना है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो। और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, 21 तारीख आपके लिए, 21 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। उससे पहले आप लोग सभी एडमिशन लेना। टीजीटी पीजीटी में बढ़िया तरीके से मात्र 1500 रुपए में, 5000 10,000 फीस नहीं भरनी दोस्तों, है ना? तो आपका यहां पर 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर चयन कर रहे हैं और आपका उत्तर है कि सर दलित साहित्य शरण कुमार लिम्बाले जी की रचना है, यानी कि आपका जो सी नंबर है शरण कुमार लिम्बाले, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सौंदर्यम अलंकार, ये किसने कहा है? 13 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसने कहा? वामन ने?
कुंतक ने, हेमचंद्र या फिर भामह ने? बताओ। वामन के बारे में पढ़ते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। हेमचंद्र तो अपन को पता ही है, प्राकृत के दोस्तों वो माने जाते हैं, पाणिनि कहा जाता है इन्हें, ठीक है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। अब सौंदर्यम अलंकार ये किसने कहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सही बताएगा? अंजू जी बताइए, श्वेता जी 13 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे ए और बहुत कुछ लोग बता रहे डी, लेकिन आपका उत्तर है कि सर सौंदर्यम अलंकार ये कहा है वामन ने। किसने कहा है? वामन, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आज अपन ने अनुमान लगा लिया कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने भामह लगा दिया, लेकिन आपका उत्तर है ए नंबर, यानी कि वामन। वामन आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन है? सरल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। हलवा क्वेश्चन, हलवा खाना है, बोले सर हलवा का नाम नहीं लो, कई लोग के तो जीभ में पानी आ गया हो गया, तो हलवा क्वेश्चन आ गया है, सभी लोग खा लो इसको फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, और आपका उत्तर चला गया कि सर ये पिंगल आपका बिल्कुल सही है। पिंगल, ठीक है सरबजोत जी, पिंगल माने जाते आदि आचार्य। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं? बताओ। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं? क्या कहते? शब्दार्थ कहते हैं, शब्द गुण कहते हैं, शब्द भेद या फिर शब्द शक्ति कहते हैं। तो चयन करिए। अशोक प्रजापति जी, विजय जी, बिल्कुल। शेरनी जी बताइए जल्दी से। रितेश जी, गूगल बाबा, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं? और कुछ लोग ए बता रहे हैं, है ना। अर्पिता जी ए बता रही हैं, गुरप्रीत जी ए बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है शब्द शक्ति। आपका उत्तर क्या है? शब्द शक्ति, ठीक है। तो आपका उत्तर है शब्द शक्ति। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की जो सामर्थ्य को कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों शब्द शक्ति, ठीक है। और मूलतः आपने 3 प्रकार की शब्द शक्ति पढ़ी होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है, स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन है? स्वच्छंदतावाद का बताना 16 नंबर का क्वेश्चन है। स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, ऐसा क्वेश्चन जल्दी से चयन करिए फटाफट से। स्वच्छंदतावाद का, वैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते कौन? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। लेकिन स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों वर्ड्सवर्थ। और मैंने आपको याद करवाया था कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब पक्षी, और पक्षी स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ते हैं। वर्ण मतलब होते पक्षी, और पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हैं, है ना, स्वच्छंद रूप से। इस स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि वर्ड्सवर्थ हैं, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही। अनुज कुमार जी, गौड़ बहो किसकी रचना है? गौड़ बहो बताना है। गौड़ बहो बागपति राज, बर रुचि, भरत मुनि या फिर हेमचंद्र? सभी लोग बताइए, जल्दी से बताएं, फटाफट से चयन करें और लाइक जरूर कर दें। गौड़ बहो ये रचना किसकी है? बागपति राज की है क्या? 17 नंबर में सभी लोग बताएं। राइट आंसर चयन करना है, राइट आंसर चयन करना है सभी को। राइट आंसर अनुज जी, बीनू, सरोज जी, प्रीति पाल जी, गौड़ बहो, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है कि सर गौ से बात करना। गौ से क्या करना? बात। यहां पर गौ आया, गौ, और यहां पर क्या करना? बोले सर यहां पर हमें बागपति राज, है ना, बाक करना है, वाक्य करना है, वाक्य कर लेना जरा गौ से। बोले आप गौ जैसी क्यों हो, है ना, बोलते ना कई लोग, बोले मेरी बहू तो बिल्कुल गौ जैसी है ना। ये वाक्य पूछ लेना गौ से, ठीक है, ये याद रख लेना गौ से। गौड़ बहो, बागपति राज, बागपति याद कर लेना, ठीक है, या गौ, है ना, इसको याद करो। उसके बाद लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती? रायबरेली में, हरदोई में, सीतापुर या फिर लखीमपुर खीरी में? बताओ जल्दी से। 10-18 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल, गौ पर वाक्य लिखो, ऐसा भी बन सकता है। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती? अवधि नहीं बोली जाती, चयन करिए जल्दी से।
अब दी 18 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सर रायबरेली में तो बोली जाती है ना, फिर सीतापुर में भी बोली जाती है, लखीमपुर खीरी में भी बोली जाती है, हरदोई में नहीं बोली जाती। यानी आपका जो बी नंबर हरदोई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अवधि नहीं बोल सकता, हरदोई, ठीक है। नेक्स्ट भोक्सा क्या है दोस्तों, भोक्सा 19 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है विश्वास मलिक जी। हाँ, भोक्सा क्या है, श्री कृष्ण का सखा, ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक खेल, ब्रज क्षेत्र का एक वाद्य यंत्र, ब्रज भाषा की एक उपबोली। भोक्सा क्या है, भोक्सा बताना, भोक्सा क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। निवेदिता पांडे जी चयन करिए, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से बताना है फटाफट से राइट आंसर, जल्दी से। भोक्सा क्या है, भोक्सा क्या है, तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर जो भोक्सा है ये ब्रज भाषा की एक उपबोली है, ब्रज भाषा की एक उपबोली है। क्या, भोक्सा। तो भोक्सा में आपका जो उत्तर डी है, ब्रज बोली की, ब्रज भाषा की एक उपबोली है भोक्सा। कई बार पूछा जाता, अंतर्वेदी भी है, बिल्कुल सही है, भोक्सा और अंतर्वेदी, अंतर्वेदी भी दोस्तों है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद वाद विवाद संवाद एक किसकी रचना है, वाद विवाद संवाद पूछा गया, राजू जी, रोहित पटेल जी, निधि जी, वाद विवाद संवाद रामविलास शर्मा की रचना है क्या, नामवर सिंह की है, नगेंद्र की या नंद दुलारे वाजपेयी की है, बताओ। वंदना सिंह जी, सौरभ जी, सभी लोग बताएंगे। चयन करना है और लाइक जरूर कर देना एक बार। वाद विवाद संवाद ये रचना, बोले सर अपने अपने नाम के लिए आज लोग वाद विवाद करते हैं, काय के लिए करते, नाम के लिए। तो ये वाद विवाद संवाद ये रचना नामवर सिंह की है, क्योंकि नाम के लिए वाद विवाद, बोले मेरा नाम हो जाए, है ना। अपने ग्रुप में भी करते कई लोग, बोले मेरा नाम ले लो सर, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम नहीं लिया अभी तक। तो नाम के लिए क्या करते लोग, वाद विवाद करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर लिखी जाती थी। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो लिपि कौन सी है बताओ, वो लिपि बतानी है प्राचीन भारत में। 21 नंबर का क्वेश्चन, चयन कर दो जल्दी से एक बार, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप सभी साथी, ठीक है। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन। 21 नंबर में आपने लगा दिया खरोष्टी, यानी सी नंबर, खरो याद रख लेना, खरोष्टी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना है, हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है, भाषा, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, रानी केतकी की कहानी, चंद छंद वर्णन की महिमा। 22 नंबर, हिंदी गद्य की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, प्राचीनतम रचना पूछी गई यहां पर। मुकनद जी चयन करिए और एक बार लाइक कर देना, सभी साथी शेयर कर देना। इस क्लास से रोज रात्रि 9 बजे आपको जुड़ना है, जितने भी साथी जुड़ सके सभी लोग जुड़े। हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना पूछी गई और वो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, यानी डी नंबर, डी नंबर सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपन को याद रख लेना, बोले सर हिंदी गद्य की जो प्राचीनतम रचना वो चंद रचना है, चंद है ना, चंद याद कर लेना है। और हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, नींव का पत्थर पूछा गया, यानी कि आपका जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर, और चयन करिए जल्दी से विनोद कुमार जी, विश्वास जी, सुमन वाला जी। और आपका उत्तर चला गया कि सर हिंदी साहित्य की नींव का हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर जो माना जाता है, आप लोगों ने उत्तर बता दिया है कि सर वो माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, क्योंकि सच्चे अर्थों में दोस्तों यही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। क्योंकि साहित्य के इतिहास की लेखन की सबसे पहली शर्त होती है काल विभाजन, और काल विभाजन सबसे पहले किया गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में, जो कि दोस्तों
1888 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और एक पुस्तकाकार के रूप में 1889 में इसका प्रकाशन हुआ, एक पुस्तक के आकार के रूप में। तो ये कौन सी पत्रिका के विशेषांक में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी? तो आपने पढ़ा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1888 में। भाषा क्या है? अंग्रेजी है। इसके रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अपन को याद कर लेना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे सच्चे और वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, इसे नींव का पत्थर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? यहां पर पूछा गया कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? क्वेश्चन है। नामवार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन से या फिर रामकुमार वर्मा। 24 नंबर का क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और उत्तर जरूर बता देना। बता दो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? नामवार से ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन से या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सुनैना जी चयन करिए जल्दी से और एक बार शेयर कर दीजिए। 24 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर और बोले सर ये भारतीय चिंतन धारा तो ये स्वाभाविक पूछ लिया। स्वाभाविक मतलब क्या है? स्वाभाविक मतलब कि हजारों वर्षों से चली आ रही बोले ये भारतीय चिंतन धारा तो इसका स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक मतलब हजारों वर्षों से ये चिंतन धारा का विकास चलता आ रहा है, तो स्वाभाविक विकास कौन कहेगा? बोले सर जब स्वाभाविक विकास है तो हजारों साल से निरंतर चलता आ रहा होगा, हजारों से चलता आ रहा है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है। अलंकृत काल पूछा जाता है और श्रृंगार काल, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते दोस्तों। सभी लोग बताएंगे और उत्तर बता दो एक बार जल्दी से। उत्तर मध्यकाल, आपको पता है भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, एक तो पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? और अलंकृत बोले सर अलंकृत से अलंकार, और अलंकार जब पढ़ते हैं ना अपन बोले सर मिश्र हो जाते हैं। अलंकार की जो परिभाषा है अलंकार पढ़ते हैं तो मिश्र हो जाते हैं, है ना, कि कौन रूपक की परिभाषा है, कौन उपमा की है ना। तो मिश्र से मिश्र बंधु, इन्होंने अलंकृत काल कहा था, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सभी लोग बताएंगे और शेयर कर देना साथियों। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है और बम्पर प्रश्न आते हैं दोस्तों, संभावित प्रश्नों के लिए लेकर के आएंगे इसी प्रकार से। तो चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप, और जिनको भी एडमिशन लेना है वो बेट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे सभी साथी। चंद्रावली पूछा गया, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? किसने कहा है? एक बार शेयर कर दो जल्दी से, एक बार शेयर कर दो फटाक से। और आप सभी ने उत्तर बता दिया कि सर ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 26 नंबर है और आपने उत्तर बता दिया रामविलास शर्मा। लगा दो रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1912 में, ठीक है। मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, ठीक है, इनको अपन को याद रख लेना। प्रगतिवादी आलोचक माने जाते कौन? रामविलास शर्मा 1912 में जिनका जन्म होता है, इनको याद कर लेना। उसके बाद स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंध कृति के लेखक कौन है? स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन, ये निबंध कृति, इसके रचनाकार कौन है? 27 का क्वेश्चन है। सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन जरूर बता देना और उत्तर बता देना हमारे सभी साथी फटाफट से। 27 का क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। जल्दी से बता दो जल्दी, बल्दी फटाफट से, है ना। तो यहां पर स्वर्ग की विचार सभा 27 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और उत्तर जा रहा है आपका, उत्तर जा रहा कि सर भारतेंदु जी, यानी कि स्वर्ग की विचार सभा कहां लगती है? बोले सर और कहीं नहीं लगती, भारत में ही लगती है। स्वर्ग की विचार सभा भारत में लगती, तो भारतेंदु लगा दो, सी नंबर सही है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? बताओ। इंशाअल्लाह खां। मौलिक कहानी के रचनाकार कौन है? सॉरी, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया।
बताओ जल्दी से। प्रमोद सैनी जी, सुनैना जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संदीप जी, सुनीता कुमारी जी, संगीता प्रजापति जी। 28 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के नोट्स लॉन्च किए गए हैं दोस्तों। ट्रिकी नोट्स, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, 2 पार्ट में है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है यहां पर कि सर यहां पर आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रचनाकार कौन है? ये माधवराव सप्रे हैं, क्योंकि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे, तो सप्रे से क्या हो जाएगा? सप्रे, सप्रेम भेंट, ऐसे भी याद कर सकते हो। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रेम भेंट या सप्रे। जो लोग सप्रे समझते हो वो सप्रे से याद कर लेना, साप्रेम समझते हो वो साप्रेम से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, 29 नंबर का क्वेश्चन। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये उपन्यास है और ये उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये उपन्यास के रचनाकार गोपाल राम गहमरी है। देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, श्रद्धाराम फेल्लोरी। 29 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी शेयर करके दोस्तों शेयर कर देना और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। सुनीता कुमारी विश्वास जी, डॉक्टर किशोरी लाल जी, लाइक जरूर कर देना। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, श्रद्धाराम फेल्लोरी। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि सर स्वतंत्र रमा को स्वतंत्र करे हो और लक्ष्मी को परतंत्र करे हो, लज्जा नहीं आती, तो लज्जा से लज्जाराम मेहता, यानी कि आपका जो सी नंबर है लज्जाराम मेहता वो बिल्कुल सही है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? लखविंदर जी, ममता जी, दीर्घ तपा, जुलूस, मेला आंचल, धरती धन ना अपना। बताओ पूनम मिश्रा जी, कौन सा आंसर यहां पर सही है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा, जुलूस, मेला आंचल, धरती धन ना अपना। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और शेयर भी कर देना है। हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर है कि सर कालीचरण मेला आंचल का पात्र है और मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और प्रथम इसके दोस्तों उपन्यासकार जो है वो कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो आपका उत्तर कहां चला जाता है? मेला आंचल, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? 31 नंबर, कुरु कुरु स्वाहा बताइए पप्पी जी। कुरु कुरु स्वाहा उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी या फिर राही मासूम रजा। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है 31 में। और आपको मैंने, जब आप हवन में बैठते हो, जब कोई यज्ञ में बैठते हो, पंडित जी बोलते कुरु कुरु स्वाहा, तो आप बड़े जोश में बोलते हो कुरु कुरु स्वाहा, जोश में बोलते हो, है ना। तो कुरु कुरु स्वाहा जोश में ही बोलना है, तो मनोहर श्याम जोशी, यानी सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? 32 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया। बताइए सुनीता जी, गीता जी, सरिता जी, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? पार्वती देवी जी। 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। अपनी आत्मकथा को बताएं, स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? और लगभग सभी लोगों को आंसर सही आ रहा है कि सर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का 7 में, महादेवी वर्मा का 7 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में जन्म हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का भी दोस्तों जन्म हुआ था 1907 में, ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है। ये 7 में हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है? 33 नंबर का क्वेश्चन, माटी हो गई सोना। मंजू जी बताइए यहां पर, निशा जी, जिया जी, माटी हो गई सोना पद्म से ये रेखा चित्र है दोस्तों।
और एक इसका है रेखा चित्र। विधा भी आपको देखते जाना है, क्योंकि विधा भी पूछा जाता है। निम्न में से 4 रचनाएं दी जाती है, वो पूछा जाता है कि बताइए इसकी विधा क्या है। तो विधा आपका सही है कि सर ये जो माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी नंबर। ठीक है, रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? बताओ किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हंस में, सरस्वती में, विशाल भारत या फिर रूपाभ में? बताओ। अदम्य जीवन के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है रांगे राघव। 34 नंबर का क्वेश्चन है और 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों को आंसर बताना है। यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ है? और जिनको भी एडमिशन लेना है 21 तारीख से पहले आप लोग एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको दोस्तों ऐप में समझने के लिए कुछ ज्यादा टाइम ना लेने पड़े। अभी से एडमिशन ले लो ताकि ऐप को आप 1-2 दिन में समझ जाओ। और दोस्तों 21 तारीख से नई क्लास आपको चालू होने वाली है ना। टीजीटी पीजीटी का हिंदी का दोस्तों महाशंखनाद होने वाला है। और आपका उत्तर 34 नंबर के प्रश्न में विशाल भारत, अदम्य जीवन और विशाल भारत। बोले सर जीवन और जीवन तो विशाल भारत है, विशाल भारत में जी रहे हैं हम, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दीक्षा जी बहुत बढ़िया। संदीप सिंह जी, मोहनदास नेमिसराय कृत दलित आंदोलन का इतिहास, दलित आंदोलन का इतिहास दोस्तों ये बताना है ये कितने खंडों में प्रकाशित है? दलित आंदोलन का इतिहास ये कितने खंडों में प्रकाशित है? मोहनदास नेमिसराय कृत दलित आंदोलन का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? 5, 4, 3 या फिर 2? बताओ जल्दी से। भावना गंगवार 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे दलित आंदोलन का इतिहास। अच्छा एक बात बताओ, दलित आंदोलन चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बोले सर दलित आंदोलन एक तरफ नहीं चारों तरफ फैलेगा। चारों तरफ फैलेगा तो ये कितने भागों में प्रकाशित होगा फिर? बोले सर 4 भागों में। इतनी सरल ट्रिक, दलित आंदोलन चारों तरफ फैल गया तो 4 भागों में प्रकाशित रचना है मोहनदास नेमिसराय की, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। 4 वेद 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा, 15वीं विधा कौन सी है? 36 नंबर का क्वेश्चन बताइए 15वीं विधा किसे माना गया? अनुराग जी, मायाराम जी चयन करिए फटाफट से। 4 वेद 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया? प्रहसन को, कला, काव्य या फिर संगीत को? 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का क्वेश्चन आप सभी बताएंगे 36 में। और सभी लोगों को लगभग पता है कि सर 36 का उत्तर है कि जो 15वीं विधा माना है वो माना है काव्य को। आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आचार्य भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? भरत सूत्र के, भरत ने जो रस सूत्र की दुरस सूत्र दिया है दोस्तों, उस रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? प्रथम व्याख्याता आपको चयन करना है। लाइक कर दो जल्दी से दोस्तों, शेयर भी कर दिया करो फटाफट से। और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है आप लोगों के लिए। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। इसी प्रकार से आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और आपका उत्तर 37 नंबर में जा रहा है कि सर भट्ट लोलट, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। इसके प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट, ए नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि पूछा है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो यहां पर हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी दोस्तों बताना है, चयन करना है, वीडियो को शेयर करना। 38 नंबर के क्वेश्चन में बताना है हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी माने जाते श्रीधर पाठक। स्वतंत्रतावाद शब्द का प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था 1895 में, ठीक है। और मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और जैसे रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इन्हें क्या माना था? छायावाद का प्रवर्तक माना था। और जो श्रीधर पाठक हैं आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते, जिनका जन्म हुआ था 1860 और कई पुस्तकों में आपको 1859 भी इनका मिल जाता है, श्रीधर पाठक जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाला जो महानुभाव है वो कौन है? अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाला महानुभाव कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट, मैक्स मुलर या फिर विलियम केरे? 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना है दोस्तों, तो चयन करेंगे सभी लोग। अंग्रेजी के माध्यम से
हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाला जो महानुभाव है, वो महानुभाव कौन है? वो महानुभाव बताना है। चयन कर दो जल्दी से एक बार। और उस महानुभाव का नाम है, क्या नाम है? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट नाम है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल तो आपने पढ़ा ही होगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल के बारे में आपको चयन करना है कि इन्होंने दोस्तों उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। वीडियो को लाइक कर दे सभी साथी, शेयर कर देते अपने मित्रों को। रोज रात्रि 9 बजे आइए, पढ़िए। 10 बजे एग्जाम पार में एक क्लास होती है, वो भी पढ़िए आप लोग। ठीक है, और एडमिशन जिनको लेना है 21 तारीख के नए बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, आप अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते, संपर्क कर सकते नीचे नंबर पर। दोस्तों यहां पर सभी को पता है कि अगर आपको कला सीखनी है, कला, तो कला सीखनी तो बोले राम और शंकर की पूजा करो, कला। ठीक है, तो इसी नंबर रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? आज का अंतिम प्रश्न, सभी लोग बताएंगे कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है। संगीता, मंजू जी सभी लोग बताएंगे, प्रेम सुबी जी चयन करिए, अंजू, गीता जी, और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर पूछा है, फटाफट से बताना है। ठीक है, चयन करना है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 41 नंबर में, और आपका उत्तर है कि सर भारत हरण है, भारत दुर्दशा है, अंधे नगरी है, वैद्य की हिंसा, हिंसा भक्ति है। कौन सी नहीं है 41 नंबर में? तो ये आपका भारत दुर्दशा है, अंधे नगरी है, वैद्य की हिंसा, हिंसा भक्ति, लेकिन ये भारत हरण नहीं है। भारत का हरण भारतेंदु नहीं करवाएंगे, है ना, भारत का हरण नहीं करवाएंगे। ये नंबर आपका राइट आंसर चला गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एक क्लास होती है दोस्तों आपकी रात्रि जागरण क्लास, रात के 11 बजे से रात्रि जागरण, पूरी रात क्लास चलती है, रात्रि जागरण क्लास हिंदी साहित्य की। उस क्लास से आप लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आप लोग जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें। ठीक है, और दोस्तों यहां पर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, अनुराग यादव, विजय लक्ष्मी जी, और ये दोस्तों आपके लिए 1500 में 12 महीने का कोर्स चल रहा है अभी, टीजीटी पीजीटी का 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 21 जून से दोस्तों आपका नया बैच चालू होना है। जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं, क्रमबद्ध टॉपिक, क्रमबद्ध रचनाएं, ये दोस्तों। और दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी के कोर्स में एडमिशन जिनको भी लेना है वो ऐप डाउनलोड कर लें। शांति वर्मा जी, श्वेता जी, ममता जी, माया राम, गूगल बाबा, पुष्पा जी, लवली ठाकुर जी, ठीक है, रेखा, संगीता, वीरेंद्र जी, बीनू जी, विजय लक्ष्मी, वंदना, कमलाकांत, गीता, सुनीता जी, न्यू अकेडमी जी, गूगल बाबा, राजीव जी, अमन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, मधु धिम्मन जी, निधि दुबे जी, रेखा जी, साधना जी, दीक्षा, संध्या, रूपेश, संजय, बिंदु, लता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और शेयर करते रहें अपने साथियों तक। ये बढ़िया सेशन रोज रात्रि आप लोगों को 9 बजे होता है। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। जय